Okay. Any doubts from previous topic? हाँ जी बच्चे. No, sir. No, Okay. sir. Now let's start with next topic, that is cost concept or historical cost concept. अब ये क्या कह रहा है? This says that the assets acquired should be recorded on cost value, not on market value. कि जो कॉस्ट है आपकी एक्वायर करने की, उस पे रिकॉर्ड होना चाहिए कि मार्केट में क्या कीमत चल रही है किसी एसेट की. मतलब मान लीजिए कि आपकी प्रॉपर्टी है, आपका घर है, और उसकी आज मार्केट में वैल्यू 5 करोड़ रुपीज है. उससे हमें क्या करना है? आपने जो परचेज किया था जब, उस टाइम की वैल्यू बताओ. जब आप सेल करोगे आपके पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो जाएगा कि हाँ जी हमने 5 करोड़ में सेल किया था, हमने यहाँ पे इतना बेनिफिट कमाया है. और फिर आपने नया एसेट खरीदा, और नया एसेट आपने खरीदा, चाहे वो 4 करोड़ में खरीदा या 6 में खरीदा, तो मतलब आपके पास जब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होगा जिस चीज का, वही बुक्स में आएगी. मार्केट वैल्यू बेसिकली डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं होता. मार्केट में वैल्यू एसेट की वेरी करती रहती है, अप जाती है, डाउन जाती है. आजकल लॉकडाउन है तो कोई प्रॉपर्टी डीलिंग्स ज्यादा नहीं हो रही है, तो मार्केट वैल्यूज पता नहीं है. लॉकडाउन के बाद ऊपर भी जा सकती है, नीचे भी जा सकती है वैल्यू. तो डिपेंड करता है मार्केट के ऊपर, मार्केट का कैसा बिहेवियर है, उसके अकॉर्डिंग मार्केट वैल्यू निकल के आएगी. So we are not going to record values of the assets acquired, okay, on the basis of market value, but we are recording it on the basis of historical cost or the cost at which we have acquired. तो उसके बेसिक रीजन उन्होंने क्या दिए हैं? फर्स्टली, द कॉस्ट ऑफ acquisition should be documented, and this documentary evidence acts as proof to record the value. ठीक है जी. दूसरा क्या है? मार्केट वैल्यू इज अनरिलायबल. अनरिलायबल as it keeps on varying over time. ओके, तो ये वेरी करती रहती है, इसलिए इसको नहीं कर सकते हम. फाइन. और दूसरा इसके बाद क्या है एक और, कि इट कंफर्म्स itself to the concept of going concern. हमने गोइंग कंसर्न में क्या कहा था? कि बिजनेस विल कंटिन्यू टू वर्क और सर्वाइव ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम. तो इसलिए हमने उस एसेट को, एसेट और एक्सपेंस को डिफरेंशिएट किया था कि डेप्रिसिएशन इज एन एक्सपेंस एंड एसेट्स आर एक्वायर्ड फॉर लॉन्ग टर्म पीरियड.
ओके, सो सिंस एसेट्स आर एक्वायर्ड फॉर लॉन्ग टर्म पीरियड, तो वो हमने अगर वो 5 इयर्स 10 इयर्स पहले एक्वायर किया था, तो हम उस वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि हमें पता है बिजनेस कॉन्टिन्यूसली बहुत लॉन्ग टाइम के लिए चलेगा। दैट्स व्हाई वी रिकॉर्ड देम ऑन द historical cost, means the cost at which we have acquired 10 years ago or 12 years ago, and we don't record it on the market basis. Okay, but इसमें कुछ limitations हैं। क्या limitations हैं? It do not help us in recording assets which are acquired without any evidence, जिसमें ट्रांजैक्शन नहीं हुई। जैसे आपने कोई एसेट खरीदा, कि शॉप खरीदी आपने, क्योंकि उसकी जो लोकेशन थी बहुत अच्छी थी और उसके कारण आपके बिजनेस को फायदा हो रहा है। ओके, तो वो लोकेशन की जो वैल्यू है वो नहीं रिकॉर्ड होगी। या आपने जो क्या कहते, रेपुटेशन थी आपकी, ब्रांड नेम था जो आपने एक्वायर किया, जिसके कारण आपको डिमांड आपकी क्रिएट हो रही है, उसकी भी वैल्यू नहीं रिकॉर्ड होती, क्योंकि आपको पता नहीं है कि इसकी वैल्यू कब क्या थी। ओके, तो ये जो एस्पेक्ट्स हैं ये रिकॉर्ड नहीं होते हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट में। और दूसरा जो एस्पेक्ट है कि इट डू नॉट हेल्प in factoring in इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन से जो प्राइस राइस हो रही है आज की डेट में, WPI जो है होलसेल प्राइस इंडेक्स 10.35 है। ओके, दैट मीन्स अगर आप 100 रुपए लेके जाते हो तो आपको 89 रुपीज 65 पैसा का ही बेनिफिट मिलेगा। वो कैसे आप अंडरस्टैंड कर सकते हो इस चीज को? मैं आपको बड़ा सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि 3 महीने पहले मस्टर्ड ऑयल की प्राइस थी 160 रुपीज। आज की डेट में मस्टर्ड ऑयल पर लीटर है 190 रुपीज। तो 30 रुपीज का जंप आ गया। ओके, फिर आप देखो कि आपके पास सनफ्लावर ऑयल है, वो 130 रुपीज था 3 महीने पहले, वो 160-65 है। ओके, ऐसे ही और बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो आपके क्या कहते हैं, जिनकी प्राइसेस बढ़ गई हैं मार्केट में। तो क्या है, ये इन्फ्लेशन है। मतलब आपकी जो बाइंग कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। तो ये जो आप फैक्टर इन नहीं कर पाते हो कि जो हिस्टोरिकल कॉस्ट है इसमें इन्फ्लेशन को जो है वो एडजस्ट नहीं करती, कि आपने आज से 10 साल पहले जो प्रोडक्ट खरीदा था आप उसी की कॉस्ट रिकॉर्ड कर रहे हो, बट आज उसकी प्राइस इतनी कैसे हो गई उसके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देता है। कि मार्केट में आज एक प्रॉपर्टी जो आपने 5 लाख रुपए की खरीदी थी वो 5 करोड़ की कैसे हो गई 30 साल के अंदर। इन्फ्लेशनरी एस्पेक्ट्स एंड वेरियस अदर एस्पेक्ट्स, it does not give any due consideration to all them, and that is the limitation with the with your historical cost concept. Okay, फिर हम इसके आगे करते हैं दूसरा। I thought I am clear with this aspect, historical concept. हाँ जी, क्लियर है? है। Okay. Then next is dual aspect or double entry system. It says that for every transaction
there is an another transaction to counter balance each other. फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि कैश सेल्स है, हम एंट्री करते हैं कैश टू सेल्स। तो देखो यहाँ पे दो ट्रांजैक्शंस हैं, एक ये और एक ये। आपने सेल्स की कैश बेसिस पे, अगर आप सिंपल सेल्स लिख देते तो उससे कोई मतलब नहीं पता लगता है। आपने सेल्स की है तो आपको कैश मिला है, या हम ये लिख देते कैश अकाउंट लिख देते, तो कहां से आया है कैश? तो उसकी काउंटर बैलेंसिंग ट्रांजैक्शन क्या है कि हमने सेल ऑफ गुड्स की है, वहां से हमें कैश मिला है। तो इसका अनदर एक कंसेप्ट आपने स्टडी किया था अकाउंटिंग क्वेश्चन में, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। अब देखो कैपिटल क्या है, इंटरनल लायबिलिटी। ये क्या है, एक्सटर्नल लायबिलिटी। और एसेट्स, मान लीजिए आपने क्वेश्चन बोला स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो 1 लाख रुपया लेकर आए, कैश आ गया। ओके, फिर आपने क्या किया, फर्नीचर परचेज कर लिया 50,000 का। ओके, और वो किस पे खरीदा, क्रेडिट पे, तो 50,000 यहाँ पे आ गए। तो मतलब एक एसेट आ रहा है तो उधर लायबिलिटी क्रिएट हो रही है, इधर लायबिलिटी क्रिएट हो रही है तो इधर एसेट क्रिएट हो रहा है। तो मतलब एक दूसरे को काउंटर बैलेंस करने के लिए ट्रांजेक्शन्स हैं। सो फॉर एवरी ट्रांजेक्शन देयर इज ए काउंटर बैलेंसिंग ट्रांजेक्शन। ओके, एंड दैट सिस्टम इज नोन एज डुअल एस्पेक्ट और डबल एंट्री सिस्टम। ओके, then next is your revenue recognition concept. अब रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट क्या कहता है, इट सेज दैट रेवेन्यू, और इसे सेल्स कह दो, विल बी recognized in any transaction only when the title or the ownership of the goods is transferred from seller to buyer. Okay, once buyer becomes owner of the goods, okay, he becomes legally bound to pay for goods and services. तो इसका मतलब क्या है कि जब तक टाइटल ट्रांसफर नहीं होगा, चाहे आपको पैसा मिल भी जाए, उस पैसे को आप सेल्स नहीं कंसीडर कर सकते। आपको सेल्स तभी आप कंसीडर करोगे जब आपने गुड्स का टाइटल बायर के ऑनरशिप के अंडर ट्रांसफर कर दिया है। ओके, एंड वंस इट इज ट्रांसफर्ड ही बिकम्स लीगली बाउंड, चाहे वो कैश आज पे कर दे, चाहे वो नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में दे, बट सेल्स आपकी इस अकाउंटिंग ईयर में कंसीडर कर ली जाएगी, एंड दैट इज व्हाट द
रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट इज। इसमें कुछ लिमिटेशंस हैं आपके पास। वो क्या लिमिटेशंस हैं? एक तो द प्रोजेक्ट्स विच इन्वॉल्व लॉन्ग टाइम इन completion, okay, comma, their revenue will be considered only on completion of project। एक तो ये है इसमें आपके पास। दूसरा है आपके पास, if the goods are purchased on installments, okay, so the installments received in current accounting year will be considered as sales, ओके। इस अकाउंटिंग ईयर में जो पैसा आपको मिल गया वो तो सेल्स कंसिडर की जाएगी, और जो पैसा आपको नहीं मिला है, जो आपका ड्यू है, उसको आप सेल्स नहीं कंसिडर कर सकते, ओके। तो ये रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट का पार्ट है। इज दैट क्लियर? Okay, is that clear? Revenue recognition concept? Yes, sir. Okay. Now let's move on to next, that is matching concept। हमने मैचिंग कंसेप्ट किसी और नाम से भी जानना था, एक्रूअल के नाम से, ठीक है ना। जब हमने एक्रूअल पढ़ा था तो उसमें हमने कहा था एक्रूअल को मैचिंग कंसेप्ट भी बोलते हैं, ठीक है ना। ऑफन डिस्क्राइब्ड एज, ठीक है। एक्रूअल कंसेप्ट, मैचिंग कंसेप्ट is often described as what? Accrual concept, okay। अब देखो मैचिंग कंसेप्ट में वो क्या कह रहा है, all the expenses incurred should be recorded with corresponding revenue realized, ओके। ऐसा नहीं है कि जो एक्सपेंसेस इस बार किए ही नहीं है आप उनको रिकॉर्ड कर लो और आप प्रॉफिट एंड लॉस में उसके एक्सपेंसेस दिखा के प्रॉफिट्स को डिक्रीज कर लो। आप वही एक्सपेंसेस को इस बार रिकॉर्ड करोगे जिससे आपने पैसा कमाया है, ओके। फॉर एग्जांपल, अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में
हमारे पास जब हम P&L करेंगे, मान लीजिए यहाँ पे नेट प्रॉफिट है, ओके, ये इनकम है, आपने रेवेन्यू जनरेट किया हुआ है, आपके पास एक एक्सपेंस था, ओके, और आपने कुछ एक्सपेंसेस किए हैं आज की डेट में मगर उसकी पेमेंट नहीं की है, तो खर्चा तो कर दिया ना इस बार, पेमेंट चाहे अगले सेशन में दे दो, मगर इस बार तो खर्चा किया है और उस खर्चे से आपने पैसा कमाया है, तो उस खर्चे को आप इंक्लूड करोगे, उसे कहते हैं हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एंड दे आर एडेड इनटू द एक्सपेंसेस डन, ओके, बिकॉज यहाँ पे पेमेंट नहीं हुई है बट एक्सपेंसेस तो हो गए जिससे आपने रेवेन्यू जनरेट किया है। और दूसरा है आपके पास प्रीपेड एक्सपेंसेस, वो खर्चे जो आपने अभी किए ही नहीं मगर आपको पैसा एडवांस में मिल गया है, मतलब आपने कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट करना था तो आपको पैसा तो एडवांस में मिल गया मगर आपने वो पैसा खर्च के वो प्रोजेक्ट कंप्लीट किया ही नहीं जिससे आप रेवेन्यू जनरेट करवा सकते थे। तो जो खर्चा आपने इस बार किया ही नहीं है, जो पैसा आपने यूज किया ही नहीं, तो उससे हम एक्सपेंसेस में इंक्लूड नहीं करेंगे बिकॉज दैट हैज नॉट हेल्प्ड अस इन जनरेटिंग द रेवेन्यू। तो इसे हम क्या कहते हैं, मैचिंग कंसेप्ट, ओके। तो जो भी कॉस्ट्स हैं जिनसे रिस्पेक्टिव रेवेन्यूज जनरेट हो रहे हैं उनको हमें रिकॉर्ड करना चाहिए, ना कि उन खर्चों को जिससे आप कोई रेवेन्यू नहीं जनरेट कर रहे हो, ओके। अब आपको एक और एग्जांपल देता हूं, जैसे इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस में आपने क्या किया कि आपने जून में करवाई है इंश्योरेंस, सेशन एंड होता है आपका 31 मार्च तक, तो जून से 31 मार्च तक का तो आपके पास एक्सपेंस डन है और उसके आगे वाला आपका नेक्स्ट सेशन का हो जाएगा। तो आप कौन सा एक्सपेंस इंक्लूड करोगे, जून से 31 मार्च का तो इंक्लूड करोगे, बाकी क्या हो जाएगा आपका प्रीपेड हो जाएगा, ओके। एक और एग्जांपल देता हूं आपको समझने के लिए। मान लीजिए यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट है जो आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग में करोगे, ओके। यहाँ हम क्या लिखते हैं, सेल्स लिखते हैं, ओके। यहाँ हम क्या लिखते हैं, परचेजेस लिखते हैं, नया बिजनेस था, परचेजेस की थी, फिर लेबर को उसने वेजेस दिए, ओके, फिर आपने टोल टैक्स दिया, ओके, फिर आपने फैक्ट्री लाइट के खर्चे किए, ओके, ये सारा खर्च के आपने कुछ पैसा कमाया, ये सेल्स की, तो यहाँ आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। अब मान लीजिए इस टोटल खर्चे में से आपने सिर्फ 75% गुड्स बेचे, ओके, आउट ऑफ दिस कंपनी सोल्ड 75% of goods and generated सेल्स, ठीक है। मान लीजिए ये सेल्स आपकी 1 लाख रुपए 10 लाख रुपए की है, ओके, और आपने यहाँ पे परचेजेस किए थे 5 लाख के, और यहाँ पे वेजेस किए थे आपने कितने, ओके। अब 9 लाख का आपका कॉस्ट है, कॉस्ट कितना है, 9 लाख रुपीस का, तो कॉस्ट इज 9 लाख and you sold 75% of these goods to generate a revenue of 10 lakh rupees, ओके। मतलब आपने कितने के गुड्स बेचे हैं, 9 5 45 4 67, 6,75,000 के गुड्स बेचे और 10 लाख रुपया आपने कमाया। तो अभी अनसोल्ड गुड्स कौन से हैं, ठीक है जी, वो कितने के आ गए, 2,25,000 रुपए के, फाइन। तो आपका नेट प्रॉफिट कितना आएगा, आप अगर चाहे इससे कंपेयर कर लो,
अब यहाँ पे तो ये 9 लाख है, ठीक है, तो हमें कैसे पता लगेगा? हम ये 225 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा, और यहाँ से ग्रॉस प्रॉफिट आपका आ जाएगा। ये देखो इन दोनों के बीच में ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, 3,25,000। चाहे आप इधर से टोटल कर लो, 3,25,000 रुपये आएगा। तो कहने का मतलब है कि जो अनसोल्ड गुड्स हैं वो आपने खर्चा तो किया था, मगर इसका कोई इसमें कंट्रीब्यूशन नहीं है, नो कंट्रीब्यूशन इन सेल्स, सो वी विल नॉट गिव देम ड्यू कंसिडरेशन। और ये जब नेक्स्ट ईयर ट्रेडिंग अकाउंट हम बनाएंगे वहां पे ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा, ओके, 2,25,000 का, और यहाँ पे सेल्स होगी, और फिर परचेजेस होगी, वेजेस होगी, और टोल होगा, इलेक्ट्रिसिटी होगा। ये सारे को ऐड करने के बाद कितने गुड्स बेचकर आपने ये पैसा कमाया, ओके, और रिमेनिंग अनसोल्ड। अगर सारे बेच दिए तो सारे के सामने यहाँ पे ये सिर्फ आएगा, और फिर प्रॉफिट या लॉस निकल आएगा, ओके। तो ये क्या है कि ये एक्सपेंसेस वी विल रिकॉर्ड ओनली कॉरस्पॉन्डिंग एक्सपेंसेस टू compare with them with the respective revenue generated। और जो अंश जो एक्सपेंसेस से हमने रेवेन्यू जनरेट किया ही नहीं तो हम उसको ड्यू कंसिडरेशन नहीं देंगे while recording in the books of accounts, and that aspect is known as matching concept, ओके जी। अब इसके बाद एक और कंसेप्ट है, लास्ट वन कर रहे हैं आज का, that is objectivity concept। It says that only those transactions are to be recorded which can be verified from any legal डॉक्यूमेंट, ओके, कि जो लीगल डॉक्यूमेंट से आप वेरीफाई कर सको उन्हीं को रिकॉर्ड करना है। जैसे हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट में हमने क्या कहा था, हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट में हमने कहा था कि कॉस्ट कहां से हमने डिटरमाइन किया है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से, ओके, कि एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस था, रजिस्ट्री थी या सेल्स एग्रीमेंट था, उससे हमने डिसाइड किया है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, ओके, तो हमने वहां से कॉस्ट रिकॉर्ड कर ली। सेम वे आपके पास जो ओके, ये किससे वेरीफाई हुआ, सेल्स एग्रीमेंट से, ओके। तो ऐसे ही आपने परचेज की तो इनवॉइस हो जाएगा, ओके, या आपने कोई कैश पेमेंट किया है तो कैश रिसिप्ट आ गया आपके पास, ओके, या आपने क्या कहते कोई बिल इशू किया है, या आपकी पे इन स्लिप है, ओके, ये सारे क्या हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं
जिससे आप ये वेरीफाई कर सकते हो कि आपने कोई ट्रांजैक्शन की है, एंड वी कैन फाइंड आउट व्हाट ट्रांजैक्शन हैज हैपेंड एंड हाउ मच पेमेंट्स आर टू बी डन। तो ये ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट है। आप कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन नहीं रिकॉर्ड करोगे which is affected by biases. Okay, no transaction will be recorded which is affected by bias। जो जजमेंट के बेसिस पे हैं उन ट्रांजैक्शंस को हम नहीं रिकॉर्ड करेंगे। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? Yes, sir. सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। ठीक है, हम अब हमारे पास 3 कन्वेंशंस रह गई हैं, वो कल करेंगे। थैंक्स।